नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बायो सावर्ट लॉ लास्ट क्लास में कराया था। तो बायो सावर्ट लॉ लास्ट क्लास में कराने के बाद उसके बाद मैंने एक दूसरी क्लास में आपको बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म बताई, उसकी डायमेंशन क्या होती है, ये मैंने आपको घर से दिया था, आप सभी ने कर लिया होगा। इसके बाद मेन हेडिंग थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, जिसके अंतर्गत एक पॉइंट मैंने आपको कराया था। आइए फिर उस क्लास को करने के बाद आप इस क्लास पे आए। सेकंड एप्लीकेशन में चलते हैं। बायो सावर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, आप जानते हो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो dB आ रहा है ना, B मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। dB आ रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं किसकी हेल्प से, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से। तो हेडिंग देखो आपकी क्या हो जाएगी, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, आप पूरा लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल समझ रहे हैं आप। सर्कुलर कोयल का क्या मीन्स होता है, सर्कुलर तो आप समझते हैं है ना, सर्किल की शेप, और कोयल यानी जो बिल्कुल बंद होता है, इसे आप लूप भी कह सकते हो। सर्कुलर कोयल को लूप भी आप कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोयल और लूप एट इट्स एक्सिस। कहां पे निकालना है, इसकी एक्सिस पर। देखो बहुत अच्छा डायरेक्शन है, इसे अच्छे समझना आप। आइए इसके डायग्राम को यदि आप समझ जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो डायग्राम देख लो आप। देखो कोयल जो बनेगी इस प्रकार से तो बनेगी सर्कुलर कोयल, ठीक है ना। लेकिन इस सर्कुलर कोयल ये कैसे रखिए, इस तरीके से, लेकिन आप इसे इस तरीके से रखिए तो इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यदि आप इसे इस तरीके से रखेंगे तो देखो किस तरीके से, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से हो जाएगी। क्योंकि साइड से देख रहे हैं और ये कोयल है इस तरीके से, यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कोई वायर है नहीं, माने कोई वायर है जो किसके शेप में मोड़ दिया है, सर्किल की शेप में। तो मान लो यहां से करंट कितना, आई करंट क्या हो रहा है, एंटर हुआ, पूरी कोयल में फ्लो होगा इधर और लास्ट में से निकल जाएगा। तो इसका मतलब आई करंट पूरी कोयल में क्या हो रहा है, फ्लो। बात क्लियर है। मैंने कहा इसके एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके एक्सिस पर, एक्सिस समझते हो आप, सेंटर से पास होकर जो लाइन जाती है उसे आप क्या कहते हैं, एक्सिस। तो देखो ये सेंटर है बीच में, तो सेंटर है तो आप जानते हैं सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस, है ना। तो इसकी रेडियस मान लो, तो देखो ये भी रेडियस है और ऊपर दिखा दो तो ये भी क्या है, रेडियस। सेंटर आप O मान लो, रेडियस स्मॉल a मान लो, ठीक है ना। अब देखो इसकी एक्सिस कैसे बनेगी, जो लाइन सेंटर से होकर जाएगी वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी एक्सिस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, एट इट्स एक्सिस या एट द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर कोयल। तो एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस पर, यानी एक्सिस पर इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मानेंगे, एट विच वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या मान लिया आपने, कैपिटल P। इसके डिस्टेंस मान लो x है ना, x मान सकते हो। ये जो मैं a मान लू, x मान लू, आप बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप मेरे अनुसार भी याद रख सकते हैं। देखो एक बार बताओ, सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो किसके कारण, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण। तो इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लो, भाई इसकी लेंथ मान लो L होगी, है ना। तो इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट छोटा सा होगा ये, तो कितना है, DL। डेल्टा L भी कह सकते हो। लेकिन आप जानते हो जब कंप्लीट के लिए निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कट जाता है, बताया था, कैंसिल हो जाता है ना। तो इसलिए D की फॉर्म में लिखेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण आप पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, समझ रहे हो ना। फिर क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी कोयल के कारण आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से आप इसे मिला पॉइंट P को मिला दिया,
बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से मेरी बात, ये पॉइंट पी से लेके इस डीएल की डिस्टेंस मान लो कितनी मान सकते हो, आर मान लो। आपने बायो सावर्ट लॉ में आर डिस्टेंस तो मानी थी लेंथ एलिमेंट की और पॉइंट पी के बीच की, तो आप कितनी मान लो, आर मान लो। बात समझ में आ रही? तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण आपको एक बात पता है, जहां पर करंट होता है वायर में, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। सही बोल रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल के कारण वो कितना होगा भाई, कंप्लीट के कारण तो डी हो जाता, अब डीएल के कारण तो कितना हो जाएगा, डीबी, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना मान सकते हो आप, डीबी। एक बात बोलो, देखो डीबी की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा? तो मैंने कहा डीएल के कारण पॉइंट पी पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मान सकते हो आप, डीबी। उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी इस लाइन के, क्योंकि एक लॉ आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, राइट हैंड इज टू लॉ, पढ़ा है? नहीं तो चलो मैं लिखवा दूंगा। देखो उसमें क्या होता है, पेचकस को ऐसे कसते हैं ना, है ना, इस डायरेक्शन में। तो एक तो डायरेक्शन ये होती है देखो करंट की डायरेक्शन, और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखो करंट इस तरफ को जा रहा है भाई, यहाँ पे आप करंट देखोगे तो इस तरफ को जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना? पॉइंट पी में देखोगे आप इस तरीके से, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर डीबी आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे? इसी प्रकार देखो सिमिलरली, हालांकि ये डायरेक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी है, सर्कुलर कोयल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वहां पे, तो आपने यदि वो पढ़ा हो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे लेंथ एलिमेंट आपने ऊपर कंसिडर किया, ऐसी एक लेंथ एलिमेंट इतने डिस्टेंस पे नीचे कंसिडर करो, है ना? वो डायरेक्शन पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो डीएल ये भी क्या हो जाएगा, डीएल, क्लियर है? अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, इसके कारण तो ये डीबी, इसके कारण कौन सा हो जाएगा, तो पहले इसे तो मिला दो पॉइंट पी से, क्लियर है बात भाई? जैसे इसे मिलाया था डीएल को पॉइंट पी से, ऐसे इसे मिला दो, लाइन सीधी खींचना है ना। देखो ध्यान देने की बात को, इसके कारण डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन के, जैसे ऊपर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है? परपेंडिकुलर देख लेना, ये भी कितना है, वेक्टर डीबी, ठीक है ना? क्योंकि दोनों लेंथ एलिमेंट डीएल है, तो दोनों कारण मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, समझ गए? चलो, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर, ठीक? ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर। अब देखो एक काम सुन लो मेरी बात, इसे आगे ये तो एक्सिस है ना, आगे बढ़ा सकते हो। चलो देखो पहले में जितना लिखा हुआ है ना, कैसे लिखी जाती है लैंग्वेज, ये सुन लो बस आप, ठीक है ना? देखो जैसे जैसे दिख रहा है लैंग्वेज में ढालने की कोशिश करना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। लेट अस कंसीडर, क्लियर, इतना तो ध्यान देंगे सब। लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग, करंट फ्लो रहा है, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस स्मॉल ए, ठीक है? ऑफ रेडियस स्मॉल ए, फिर क्या कहो, लेट कैपिटल P be the point at distance small x from the center of the coil, ठीक है? At which we will find out the magnetic field. बात समझ में आ रही? इसके बाद देखो let dl be the length element, क्लियर है? From small r distance, from here at small r distance from point P, ठीक है? इतनी बातें लिख दो, और फिर क्या कहते हैं, अब चलते हैं डायरेक्शन पे, ठीक है ना? अब एक बात देख के बताओ, ये जो वेक्टर डीबी है, एंगल पता है आपको, नहीं पता? आपको जब एंगल क्लियर नहीं होता है तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या करते हो, ब्रेक कर देते हो। तो क्या कहेंगे, ऑन रिजॉल्विंग वेक्टर डीबी इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स,
तो देखो ब्रेक कर लो इस तरीके से, देखो जैसे लाइन खींची, एक लाइन इस तरीके से खींची, समझ पा रहे हो? देखो ये एंगल जो है ना थीटा मान लो, ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा। ठीक, एक बात मैंने बता रखी है कि इन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर के बीच भी उतना ही एंगल होता है। पता है बात नहीं? देखो ऐसे सुनना मेरी बात को ध्यान से, मान लो इनके बीच क्या है एंगल थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर देखो ध्यान से मेरी बात, इसका परपेंडिकुलर तो ये है ना, और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल थीटा है दोनों के बीच का, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में कितना होगा थीटा। समझो बात? या आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो, इन दोनों के बीच एंगल कितना था थीटा। ठीक, तो इस लाइन को उठाकर ऐसे ले आओ, समझो, तो ऐसा आ जाएगी, और इस लाइन को 90 डिग्री घुमाओगे तो ऐसा आ जाएगी, तो दोनों के बीच पहले एंगल 9 थीटा, तो अभी कितना रहेगा थीटा। बात क्लियर है? यानी ये बात आप ज्योमेट्री से मैंने पहले बताई होगी शायद 11वीं क्लास में कि किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल होता है। क्लियर है बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि ये एंगल थीटा है तो देखो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा। ठीक, और यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। समझिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में आपको रिजोल्व करना है। तो देखो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, तो बेस आपका कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है db, तो बेस कितना आ गया db cos थीटा, वेक्टर है तो ठीक है ना। कंपोनेंट्स में db ले लो सर, db cos थीटा, हालांकि है तो वेक्टर क्वांटिटी लेकिन कंपोनेंट्स पे नहीं लिखते वेक्टर। पता है नहीं बात आपको? 11वीं क्लास में आपने देखा होगा, देखो वेक्टर आर होता था आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, या एक्स कर लेते हैं डायरेक्ट है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कंपोनेंट्स में क्या वेक्टर नहीं लेते। चलो तो देखो बेस कितना आ गया db cos थीटा। अब बेस ये वाला तो है, ये जो हमें वर्टिकल लाइन दिख रही है बेस है, तो ये कितना आ गया db cos थीटा। देखो सिमिलरली करोगे तो नीचे वाला कितना आ जाएगा db cos थीटा। और देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू sin थीटा, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज sin थीटा। हाइपोटेन्यूज कितना है db, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा db sin थीटा। और देखो परपेंडिकुलर ये वाला है, समझो ना, जितना ये उतना ये, दोनों पैरेलल है ना, तो ये कितना आ गया, ऊपर वाले के लिए करोगे नीचे वाले के लिए करोगे दोनों के लिए सेम है, तो कितना है वो db sin। ठीक है, डायग्राम समझने का है और टाइम देखो क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं है ना आपसे समझा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हार्ड टेंशन नहीं है। इसका डायग्राम समझने का है, डायग्राम समझ जाओगे बहुत आसान है। लैंग्वेज देखनी आप जानते हो, जो दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हो, है ना। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। चलो तो डायरेक्शन में चलते हैं। एक बार बताओ, यदि पॉइंट पी पर आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हो तो आप देखोगे dB और dB बाई dB अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। तो देखो पहले बायो-सावर्ट में लगा दूं, यहां से दिख रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ है ना, तो बायो-सावर्ट लॉ बताओ मुझे। बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड आप किसके कारण निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू, पहले तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट का निकाले ना, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं तब आता है पूरे का ड्यू टू लेंथ एलिमेंट। स्मॉल भी लिख सकते हो ना, यानी dl। क्लियर है? तो बताओ, आपको पता ही है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा है ना अपॉन r स्क्वायर। थीटा तो यहाँ मान रखा है, थीटा तो यहाँ मान रखा है ना। यहाँ पे एंगल किस किस के बीच का होता है, मैंने बताया था आपको, बताया नहीं? तो ये बताया नहीं तो r के और dl के बीच का होता है, ठीक है ना। r के और dl के बीच का एंगल है यहाँ पे, तो r देखो ये वाला है, ये लाइन है ना, है ना, और dl ये वाली है। तो देखो मुझे याद आ रहा है, मुझे इसके लिए थ्योरी की आवश्यकता पड़ती है ना, वो भी है नहीं, कड़ा बड़ा कुछ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुने लो।
देखो इस तरीके देख लो, कोयल ऐसे रखी है, सुनना ध्यान से, कोयल ऐसे इस तरीके से, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली ये दिख रही है, ये है ना, ये आर है, ये मार्कर की जो डिस्टेंस है क्या है आर, और ये जो डीएल है, डीएल इस तरीके से है ये वाली, तो मतलब डीएल जो आपको दिख रही है ये इस तरीके से, देखो सुनना मेरी बात को, डीएल ऐसे दिख रही है ना, ऐसे नहीं है ये, लेकिन डीएल आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन ऐसे नहीं है, वो कैसे है, ऐसे ऐसे, समझो ना, क्योंकि इस तरीके से है ना रिंग, और ये ऐसे है, ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब देखिए डीएल है, और ये क्या है, ये जो आर है ये आगे की तरफ है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री है नहीं, आर के और डीएल के बीच कौन सा एंगल है, 90 डिग्री एंगल समझ आया, इसकी ये मेन बात समझ लीजिए। देखो ये इस तरीके से रखिए कोई, ठीक, तो ऐसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे है ऐसे, तो इसका मतलब डीएल ये मान सकते हो, तो डीएल इस तरीके से है और आर इस तरीके से, तो इसका मतलब दोनों के बीच कितना एंगल है, 90, समझ आई बात, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे कितना आ जाएगा डायरेक्ट 90, साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, परेशान तो नहीं हो रहे, अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, इक्वेशन 1, बात क्लियर है, ठीक है। आपके सामने एक सुविधा भी है, जब भी बोर हो वीडियो को पॉज करो, चाय पानी पियो, और उसके बाद इनके लिए है ना, उसके बाद फिर देख सकते हो। देखो डीबी निकाल दिया, डीबी निकाल दिया आपने, लेकिन आपको डीबी रिजल्टेंट लेना है, जो कैसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की सहायता से। अब आप देख के बताओ, ये डीबी तो सबके लिए सेम है ना, तो डीबी तो सबके लिए सेम है, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो डीबी कोस थीटा मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसे है, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये तो मतलब, लेकिन डीबी साइन थीटा की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, इसका मतलब है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा एट पॉइंट पी, वो केवल क्या होगा, डीबी साइन थीटा, कोस थीटा यानी कोस कंपोनेंट के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट कह दूं दैन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट क्या दूंगा ना, ये टोटल नहीं कहते, रिजल्टेंट ज्यादा अच्छा लगता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सुनो मेरी बात को ध्यान से, एट बताओ कौन से पॉइंट पे है, एट पॉइंट पी, जब से ऑनलाइन में चला है ना, तो आपकी प्रतिक्रिया यानी बंद हो गई, अन्यथा प्रतिक्रिया नहीं आती तब तक मोड नहीं बनता था, लेकिन चलो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, और निकालना किसी कारण है, मैं कह रहा हूँ सर्कुलर कोयल के कारण निकालना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या कहते हैं ड्यू टू सर्कुलर, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर कोयल, या कोयल कह दो बस ना, वो तो लिख रखा है, दिख रहा है, चलो तो बी आ जाएगा, डायरेक्ट बी आ जाएगा, भाई स्मॉलिंग कारण था तो डी भी था, अब कंप्लीट कारण है क्या डी, और इंटीग्रेशन कर दो, और कोयल कैसी है, क्लोज है, तो कौन सा इंटीग्रल आएगा, पढ़ा था ना गोस थ्योरम में, क्लोज इंटीग्रल, और किसका करोगे, डीबी का नहीं, यही तो बचा केवल डीबी साइन थीटा, क्योंकि यही तो बचा केवल, तो क्या आ जाएगा बताओ, डीबी और डेल्टा एक्स है, ऊपर वाले डेल्टा जो कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा, हाँ आगे चलने वाले कभी, तो दो डीबी साइन थीटा, दो, देखो मैग्नीट्यूड जो है ना केवल एक के कारण लेना है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो के कारण नहीं होगा, दूसरा जो है ना हम इसलिए मानते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन आप दो के कारण नहीं निकालते, सुनने मेरी बात को ध्यान से, भाई दो होंगे ना, आप कह रहे हो दो डीबी साइन थीटा होंगे, तो दो डीएल भी तो होंगे, तो दो से दो कट गया, समझिए ना, समझ रहे हो भाई, टू यदि डीबी साइन थीटा 2 बार आ रहा है, तो 2 बार डीएल भी तो आ रहा है, तो दो के, सुनना मेरी बात, 2 डीएल के कारण है, 2 डीबी साइन थीटा, ठीक, तो एक के कारण कितना है डीबी साइन थीटा, तो इसलिए डीबी साइन थीटा ही रहेगा, समझिए ना, तो इसलिए डीबी साइन थीटा ही रहेगा, क्लियर है। देखो अब डीबी साइन थीटा है, डीबी की वैल्यू रखो, बस रखो, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, डीबी की वैल्यू रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन में क्या आर स्क्वायर इंटू, ठीक है ना, इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा,
क्लियर है? देखो इस साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो यहां से। ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहां इधर से करते हैं। देखो बी आपका कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू देखो साइड में लिख देता हूं, बताओ क्या हो जाएगी। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे, इसका तो नाम ही है ना, चाहे एक का लो, सी डी रखो सी, और ये क्या रखो डी। सी डी पॉइंट क्या दिया, तो इन ट्रायंगल ओ पी सी। भाई देखो ये ओ है ना, ये बी है और ये सी है, तो ओ पी सी आ जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन आई और ए अपॉन आर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो साइन थीटा की ए अपॉन आर। तो देख लो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो आई ए अपॉन आर टू, अंदर ये बच जाएगा डीएल। बात क्लियर, ठीक लिख दिया, चेक करते रहना। तो डीएल जो है वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो कंप्लीट लेंथ, तो इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो इसकी सर्कमफेरेंस नहीं है। बताओ भाई इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस। और सर्किल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन आर थोड़ी ना है यहाँ, क्या आएगा, क्या आएगा ए। तो यहाँ क्या लिखूं, 2 पाई ए। साइड में लिखूं बिकॉज क्लोज इंटीग्रल डीएल ये कितना है, 2 पाई ए। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल और 2 टू जा 4। यहां तक दिख रहा है आपको? चलो तो देखो वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लेना, मैं इधर का रफ कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे बताओ, जो कैंसिल हो रहा है बस वो कैंसिल कर दो, है ना। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगाना है, आसान होता है सब कुछ, लेकिन बस दिखता है ना, कठिन दिखता है जब तक दूर रहते हैं। भाई जब आप 10th में थे तो 12th की बुक देखते तो कैसा लगता है ये लोग कैसे पढ़ते होंगे ना। अब भी आप बीएससी और बीटेक वालों की देख रहे हैं तो कैसे पढ़ते होंगे, लेकिन आसान होता है ना, जब तक दूर रहते हैं तब तक लगता है। 2 से 2 2 टू जा 4 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बचेगा, आई ए स्क्वायर अपॉन बताओ आर, ये तो बचा। तो एक तो एक्सप्रेशन आपको दिया है, बात समझ आ रही है। एक बात और देखो जो आपने बताई, यहां से देखो एक ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ओपीसी। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट को लिख सकते हैं ना। यहाँ पे वैल्यू रख दो, बी का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, एक एक्सप्रेशन दिया गया। बात समझ में, ये कॉइल का केवल एक फेरा है भाई, नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक ही तो चक्कर है इस कॉइल में, लेकिन बहुत सारे हो। मान लो कैपिटल एन टर्न्स हो तो क्या कहें, इफ कैपिटल एन बी द क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन यदि हो तो देखो एक के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड है, एन के लिए कितना हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एन से, यानी एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपका कंप्लीट हुआ, यहां तक आप देख लेंगे अच्छे से। इस डायरेक्शन को बिल्कुल आज के आज ही तैयार कर लेंगे। अब तक 3 चैप्टर तक जो भी स्थिति रही हो, लेकिन देखो अब डेली का डेली आप तैयार करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर इसके 2 एप्लीकेशन मैंने कराए हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।